तो हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंस हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल 3 ट्रांसफ़र फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आई नो आई एम लेट, और लेट करने के लिए सॉरी, बट या फाइनली इट्स हियर। लेट्स गो एंड चेकआउट की कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सीधा गूगल पे रूल 3 लिख के सर्च कर देना है। इस सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उसको क्लिक करके आप सीधा ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जीडीएस आईडी पे आपका ईमेल मतलब कि एम्प्लॉय आईडी डालना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड सेट किया है वो आपको डाल देना है। अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं किया है या सबसे पहली बार अप्लाई करने जा रहे हो तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक हियर टू सेट और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और 2 बार पासवर्ड डाल के सबमिट करोगे। उसके बाद जो है मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो डाल के सीधा पासवर्ड सेट करते हो। उसके बाद वापस से लॉगिन कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। सो जैसे ही लॉगिन करते हो यहाँ पे आपका नाम आ जाता है और एम्प्लॉय आईडी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको रूल 3 एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आपको रूल 3 एप्लीकेशन पे जाना होता है, और रूल 3 एप्लीकेशन स्टेटस आप अगर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए रूल 3 एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आपका पोर्टल खुल जाएगा और आपकी सारी डिटेल्स फिल करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो रूल 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने। उसके बाद जो है आपको अगर आगे डिटेल्स डालने के लिए आपको सीधा नीचे आ जाना है, जहाँ कि यहाँ पे आपको जीडीएस डिटेल्स मिलेगा। तो सीधा आपको जीडीएस डिटेल्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है और इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ भी गलती आपने करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, मतलब कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सो हम देख लेते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी फील्ड अप आती है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको खुद से डालनी होती है। तो सबसे पहली बात कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी फील्ड अप आती है उसको सबसे पहले आपको ध्यान से देख लेना है। उसमें कुछ भी गलत होता है तो आपको सबसे पहले डिवीज़न पे कांटेक्ट करके उसको करेक्ट कराना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि वो जो भी डिटेल्स ऑलरेडी फील्ड अप आती है उसमें से कुछ भी गलत होगा और आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें कुछ भी गलत होता है तो आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट को, मतलब कि डिपार्टमेंट के डिवीज़न को कांटेक्ट करके इसमें सबसे पहले वो जो भी चीज़ गलत है उसको सही कराना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसमें देख लेते हैं कि जीडीएस डिटेल्स कैसे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले जीडीएस आईडी मतलब कि आपका एम्प्लॉय आईडी होगा। उसके बाद जीडीएस नेम आपका नाम होगा। उसके बाद सर्कल ऑफ वर्किंग जो कि ऑलरेडी फील्ड अप आएगा, मतलब कि कौन से सर्कल में आप काम कर रहे हो। उसके बाद आप कौन से डिवीज़न में काम कर रहे हो वो भी ऑलरेडी फिल अप आएगा। उसके बाद नेम ऑफ ऑफिस वर्किंग मतलब कि आप कौन से बीओ में काम करते हो वो भी ऑलरेडी फील्ड आएगा। मैं अभी जहाँ पे काम करता हूँ उसका नाम सही से आ रहा है। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस मतलब कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अकाउंट ऑफिस मतलब कि एसओ, जहाँ से आप पैसे की लेन देन करते हो और आपके जो आर्टिकल्स आते हैं वहाँ से ही आप लेते हो। तो अकाउंट ऑफिस मतलब कि एसओ सब ऑफिस, तो वहाँ पे आपका एसओ का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका डेजिग्नेशन मतलब कि आप ए बीपीएम हो या बीपीएम हो, यहाँ पे फील्ड अप आएगा। उसके बाद वर्किंग हावर्स, आप कौन से कितने घंटे काम करते हो, 4 घंटे या 5 घंटे। लेवल 1 4 आवर्स और लेवल 2 5 आवर्स। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फील्ड आएगा तो वो भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद टीआरसी लेवल मतलब कि आप 10,000 बेसिक पे काम करते हो या 12,000 बेसिक पे, तो वहाँ पे आ जाएगा स्लैब 1 और स्लैब 2, तो वो भी आपको ठीक से चेक कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर आएगा जो कि आपको ऑलरेडी फील्ड नहीं आएगा, आपको अपने से खुद से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल ऑलरेडी फील्ड आएगा, उसमें भी कुछ गलत है या कुछ नहीं दिखा रहा है तो आपको सीधे पहले डिवीज़न को कॉन्टेक्ट करके अपडेट कराना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी अपडेट किया होगा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, तो उसको सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जिसको जैसे ही आपको वेरीफाई करना होता है तो सबसे पहले आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी आ जाएगा जो कि इस तरह से आ जाता है। उसके बाद ईमेल आईडी पे आपको जो कोड आएगा उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं अपना कोड वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे ये ओटीपी है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। वैसे ही जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे नीचे लिखा आएगा कि ईमेल वैलिडेटेड। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आएगा जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा।
तो उसको चेक कर लेना है। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं सही है तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ एंगेजमेंट, मतलब कि कहाँ आप कौन सी डेट पे डिपार्टमेंट पे ज्वाइन हुए हो, वो भी डेट यहाँ पे आएगी, जो कि आपके परमानेंट लेटर में आपकी डेट दी गई होगी। तो उसको क्रॉस चेक कर लेना है कि सही है या नहीं। मोस्ट ऑफली लोगों की सही होगी, अगर नहीं सही है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज रिटायरमेंट, वो तो इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है, वो सही है और ऑलरेडी फील्ड ही आएगी। उसके बाद जीडीएस कम्युनिटी, मतलब कि आप कौन सी कम्युनिटी से आपने जीडीएस में ज्वाइन किया था, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना आएगा। ओपन से सिलेक्ट किया है तो यूआर आएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, तो जिस भी तौर पे आपने फॉर्म फिल करके आप ज्वाइन हुए हो तो वो सिलेक्ट करना है। मैंने ओबीसी से और डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ तो मैं ओबीसी सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद सिलेक्टेड अगेंस्ट कम्युनिटी, अगेंस्ट कम्युनिटी मतलब कि सामने आप जो भी जगह पे आप फिल कर रहे हो वैकेंसी पे ट्रांसफ़र के लिए, तो आपको किस में प्रायोरिटी चाहिए, तो मुझे सामने ओबीसी की प्रायोरिटी चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी स्टेटस, ये जो है वो हैंडीकैप लोगों के लिए होता है, तो उनका जो कैटेगरी होता है वो सिलेक्ट करना रहता है, बट मैं नहीं हूँ तो आई सीधा सिलेक्ट नो कर लेता हूँ। उसके बाद कॉम्पेंशनेट स्टेटस, मतलब कि आप किसी के दबाव में आकर ट्रांसफ़र ले रहे हो तो यस करना है और नो तो नो करना है। मैं तो ऐसा नहीं करना, तो आई सिलेक्टेड नो। उसके बाद वेदर 10th पास्ट विद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो यस मेरे 10th में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश था तो मैं यस कर लेता हूँ। और इतनी सारी फील्ड डिटेल्स फिलअप हो जाती है। उसके बाद आपका काम हो जाता है। एक बार इसको सही से आपको चेक कर लेना कि इसमें कुछ भी आपने गलत नहीं डाला। अगर गलत डाल के आगे बढ़ गए आप तो फॉर्म रिजेक्ट होने की आपके चांसेस हो सकते हैं। तो जैसे ये सब फील्ड डिटेल्स हो जाए उसके बाद आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स में आ जाना है। एप्लीकेशन डिटेल्स में जैसे ही आ जाओगे यहाँ पे ग्राउंड्स आ जाएगा, मतलब कि आप हैंडीकैप हो तो पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट करना है। स्पाउस ग्राउंड मतलब कि अभी अवेलेबल करा है कि अगर आपको स्पाउस मतलब कि आप दूर रह रहे हो और आप अभी शादीशुदा हो तो आपको स्पाउस ग्राउंड पे के ट्रांसफ़र चाहिए, मतलब कि आपकी बीवी भी जॉब कर रही है तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र चाहिए। तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सीधा डिवीज़न से बात करके वहाँ से मिल जाएगा, तो वो उस तौर से आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जनरल ग्राउंड और म्यूचुअल ग्राउंड, तो म्यूचुअल ग्राउंड पहले ऑफलाइन था और इस बार म्यूचुअल ग्राउंड ऑनलाइन किया गया, बट मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं 2 या 3 महीने में थोड़ा इनएक्टिव हो गया था, तो इस पे मैं वीडियो सून लाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। और मैं जनरल ग्राउंड से अप्लाई करने जा रहा हूँ, मतलब कि जनरल ग्राउंड मतलब कि आप सभी का मोस्ट ऑफली जनरल ग्राउंड ही होगा, मतलब कि नॉर्मली अप्लाई करने के लिए। तो मैं सिलेक्ट करके सीधा मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अवेल्ड, मतलब कि आपने कि एक भी बार चांस लिया है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना आता है और नहीं लिया है तो आपको 0 छोड़ देना है। अगर आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हो तो 0 छोड़ देना है, बट मैं ऑलरेडी एक बार ले चुका हूँ तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करके आप कौन सी तारीख को वहाँ से रिलीव हुए थे तो वो डायरेक्ट डेट भी डाल सकते हो, बट मेरे जून में ट्रांसफ़र मिला था और आप रिज़ल्ट की भी डेट डाल सकते हो, तो मैं डाल देता हूँ 25 ईयर्स 27 थी, आई डोंट नो। सो मैं यहाँ पे 25 डाल देता हूँ, मुझे पता तो नहीं है बट यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, गलत डाल दोगे तो भी। और मतलब कि जून महीना सही से सिलेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक पहले डेट डिटेल्स करोगे तो आपका डिटेल्स वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ पे नीचे चूज़ योर प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ही मेन बात शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको सर्कल मतलब कि आप जिस सर्कल में ट्रांसफ़र लेना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डिवीज़न मतलब कि वो सर्कल के अंडर कौन से डिवीज़न में लेना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना डिवीज़न, और जैसे ही आप डिवीज़न सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऑफिस पे आपकी जो भी बीओस पे अप्लाई कर सकते हो वो सारी की सारी एलिजिबल बीओस यहाँ पे दिखाई दी जाएगी, और इसी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो आपके मतलब कि कैटेगरीज़ के हिसाब से, मतलब कि लेवल, हावर्स एंड कैटेगरी एबीपीएम और बीपीएम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधी सारी की सारी वैकेंसीज दिखी जाएगी, और इसमें 2 टाइप की वैकेंसीज आपको दिखी जाएगी, तो एक नॉर्मल और दूसरी टेंटेटिव।
तो नॉर्मल वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए मेरे पास कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 वैकेंसीज है जो मेरे लिए, नहीं 6 नहीं होगी, ये 1, ये 2, नहीं ये 1 ही, ये 2 3 4 और 5, तो 5 वैकेंसीज मेरे लिए नॉर्मल वैकेंसीज है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज देख लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैकेंसी है जो मेरे लिए टेंटेटिव वैकेंसीज पे ओपन हुई है अप्लाई करने के लिए। तो मैं कल चेक किया था, तो मेरे टेंटेटिव के लिए 5 ही अवेलेबल थी, बट अभी 6 या 7 वैकेंसीज है। तो टेंटेटिव वैकेंसी क्या है वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ऑलरेडी सही से वीडियो बना रखा है, तो उसको जाके चेक कर लो और पूरा का पूरा वीडियो देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेंटेटिव वैकेंसी क्या होती है। और अभी मैंने कंप्यूटर कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है कि टेंटेटिव वैकेंसी का वीडियो देख सकते हो। तो टेंटेटिव वैकेंसी मतलब कि क्या होता है कि अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे इस वाला फॉर्म में अप्लाई कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो क्या है कि यहाँ पे मेरी जो जगह है वो यहाँ पे टेंटेटिव के तौर पे दिखाई देगी जी। तो टेंटेटिव क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे नॉर्मल वैकेंसी अप्लाई करता हूँ और मुझे अगर पहले लिस्ट में मेरे को ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे मिल जाता है जहाँ पे जाने के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मतलब कि पहली लिस्ट में मेरा वो खाली होना तय है, तो मैं वहाँ से दूसरी जगह पे जाऊँगा तो मेरी जो जगह है वो अभी खाली होगी। तो उसका अगर वहाँ पे आपने टेंटेटिव आने के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको वहाँ पे आने के लिए चांस मिल जाएगा टेंटेटिव वैकेंसी दूसरे लिस्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें। मतलब कि मेरी जो जगह है वो खाली होने की संभावना है, तो वो टेंटेटिव दिखाई दिए जाएंगे। और टेंटेटिव मतलब कि आपको दूसरी लिस्ट में ही टेंटेटिव का लिस्ट आएगा और दूसरी जो लिस्ट आएगी उसमें ही आपको अगर टेंटेटिव का मतलब कि खाली हो जाती है मेरी जगह, तो ही आपको उसमें लिस्ट में रिजल्ट आने में आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। तो मतलब कि सबसे पहले आपको कौन सी वैकेंसी पे फिल करने का ट्रांसफ़र प्रायोरिटी लेना है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल वैकेंसी ही अप्लाई करना है। और दूसरी जो आपको मतलब कि सारी की सारी नॉर्मल वैकेंसीज पे आप अप्लाई कर देते हो और आप पे दूसरे पे टेंटेटिव कोई भी नज़दीक पड़ती है, तो आपको सबसे पहले नॉर्मल वैकेंसी सारी की सारी सिलेक्ट करनी है, ऐड कर लेनी, और उसके बाद ही जो टेंटेटिव वैकेंसी जो नज़दीक पड़ती है उसको ऐड कर लेना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी नॉर्मल वैकेंसीज को ऐड करने की होती है और फिर उसको टेंटेटिव वैकेंसीज आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा कौन सा नज़दीक पड़ रहा है, तो मैं ये सिर्फ एक ही जगह ऐड करने वाला, क्योंकि सिर्फ ये एक ही नॉर्मल वैकेंसी मेरे को नज़दीक पड़ती है। उसके बाद मैं सिर्फ 3 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल है और दूसरी 2 टेंटेटिव के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहली ये नज़दीक पड़ने वाली है, उसके बाद ये दूसरी जो है वो नज़दीक पड़ने वाली टेंटेटिव वैकेंसी है, उसके बाद ये जो है वो तीसरी वैकेंसी है जो कि मेरी नज़दीक पड़ने वाली वैकेंसी है जो कि टेंटेटिव है। तो मैं ये सिर्फ 3 ही जगह पे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि सबसे पहले लिस्ट में मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, तो सबसे पहले लिस्ट में ही मेरा ट्रांसफ़र मिल सकता है। तो जैसे ही मेरे को सबसे पहली जगह पे जाने का ट्रांसफ़र मिल सकता है, तो मैं पहली जगह पे रिलीव करके चला जाऊँगा। तो मेरे जगह पे किसी ने आने के लिए टेंटेटिव वैकेंसी पे भरा होगा, तो टेंटेटिव का दूसरी लिस्ट में रिजल्ट आने वाला जो कि 15 जनवरी समथिंग है, तो दूसरी लिस्ट में उस बंदे को चांस मिल सकता है। तो फिर वो बंदा है वो टेंटेटिव वैकेंसी के ट्रांसफ़र के तौर पे फिर 15 के बाद जो रिलीव होने वाला है और आने वाला है, तो दूसरी टेंटेटिव लिस्ट में वो रिलीव होके यहाँ पे आ सकता है। तो दिस इज़ द रीज़न हाउ टेंटेटिव वैकेंसी एंड नॉर्मल वैकेंसीज वर्क्स। तो आपको पूरा ठीक से मतलब कि समझना है, तो मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेंटेटिव वैकेंसीज और नॉर्मल वैकेंसी पे क्या डिफरेंस है और कैसे काम करते हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो मैं जो सारी की सारी जो जगह है वो सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरे ये 3 ही जगह ऐड कर लूँगा, तो मैं 3 जगह ऐड करके सबमिट एडेड प्रेफरेंस ऐड करके जो है लास्ट में फॉर्म सबमिट कर दूँगा, तो मेरा एप्लीकेशन ठीक से सबमिट हो जाएगा सही से, और फिर मेरा जो है वो रूल 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाने लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो अप्लाई करने से पहले सबको आपको सही से डिटेल सारी की सारी चेक कर लेनी है, उसके बाद ही जो प्रेफरेंस ऐड करके आपको फॉर्म सबमिट
कर लेना है। और अगर आपने आधा देखा, जगह देखी और आपको टाइम लेना है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसके बाद ही मैं सबमिट करूँगा, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्म ऐसे ही छोड़ना है और उसके बाद ये विंडो को कट कर लेना है या तो फिर आपको बंद कर देना है। जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो क्रोम में अप्लाई कर रहे हो तो मोबाइल से क्रोम काट डालना है, और अगर पीसी में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्रॉस करके आपको ये विंडो कट कर लेना है। तो आपको वही से ही आप बंद हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो चूज़ प्रेफरेंस में क्या करना है कि आपको गलत ऐसे ही वैसे ही ऐड नहीं कर लेना है प्रेफरेंसेस, और आप सब मैक्स टू मैक्स आपको 10 प्रेफरेंसेस ऐड करने का मौका मिलेगा। तो आपको कुछ भी आलतू फालतू की प्रेफरेंसेस ऐड नहीं करनी है। सबसे पहले आपको सोच लेना है कि कौन सी आपको नज़दीक पड़ेगी, वही प्रेफरेंसेस आपको ऐड करनी है। और सबसे मेन चीज़ कि आपको कौन सी नज़दीक पड़ती है वो प्रेफरेंसेस भी आपको ऐड करनी है, और दूसरी फालतू की प्रेफरेंसेस ऐड नहीं करनी। क्योंकि आप क्या करते हो, तो एक मेरी अभी नॉर्मल 5 वैकेंसीज है, तो मैं 5 वैकेंसीज नॉर्मल ऐड कर लेता हूँ और फिर मेरे को यही यही पास पड़ता है, और बाकी जो है वो 50 किलोमीटर से दूर पड़ते हैं। तो अगर मैं सारी की सारी 5 ये ऐड कर लेता हूँ और मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे पहली जगह पे नहीं मिलता है और बाकी 4 में जगहों में से कोई भी एक पे मिलता है, तो मेरा तो लॉस ही हो जाएगा और मेरे को फिर अप डाउन करने का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी मैं 40 किलोमीटर के अप डाउन करने का काम कर रहा हूँ जहाँ पे बीओ है मेरा, बट उससे ज़्यादा हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सोच समझ के ही आपको जितने की ज़रूरत है, जहाँ पे ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत है वहाँ के लिए ही आपको ऐड करना है। और नॉर्मल वैकेंसीज जो भी पास पड़ती है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कोई भी आपको नॉर्मल वैकेंसी नहीं बचती है, तो उसके बाद ही आपको टेंटेटिव वैकेंसी फिल करनी है, और वो भी जितनी पास पड़ती है वो ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। तो अगर आपको रूल 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे भरने के लिए कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई करने का मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।